हेलो हेलो। ये वीडियो का टॉपिक है द एफर्ट इज इनफ। अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। ये है वीडियो नंबर 75। चलो लेट्स स्टार्ट। गीत का एक कोट है, व्हाट मैटर्स टू एन एक्टिव मैन इज टू डू द राइट थिंग, वेदर द राइट थिंग कम्स टू पास शुड नॉट बॉदर हिम। तो गीत का कोट है कि एक एक्टिव इंसान का सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ जो उसको लिए मैटर करना चाहिए वो है सही काम करना, चाहे वो सही काम करते करते ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको करना ही पड़ेगा, मतलब सही काम करना चाहिए। स्टोरी देखो। बेलिसेरियस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट येट अननोन मिलिट्री जनरल्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। बेलिसेरियस एक ऐसा मिलिट्री जनरल है जो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान मिलिट्री जनरल में से एक है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में पब्लिक उसको उतना जानती नहीं है। His name has been so obscured and forgotten by history that he makes the underappreciated General Marshall seem positively famous. तो जो अंडर अप्रिशिएटेड जनरल था मार्शल, उसको वो फेमस दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम बेलिसेरियस का नाम इतना ज़्यादा अंडररेटेड है, उसको अभी तक किसी ने कोई जानता ही नहीं, बहुत कम फेमस है, बहुत महान जनरल में से एक था। तो इसे ही चलो देखते हैं। एटलीस्ट दे नेम द मार्शल प्लान आफ्टर जॉर्ज। तो जो मार्शल का जो प्लान था वो जॉर्ज के नाम के बाद आया, मतलब जॉर्ज बेलिसेरियस उसका पूरा नाम है। एज रोम्स हाईएस्ट रैंकिंग कमांडर अंडर द बाइजेंटीन एम्परर जस्टिनियन, बेलिसेरियस सेव्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन एटलीस्ट 3 ओकेजन्स। तो ये बेलिसेरियस जो हम लोग मिलिट्री जनरल की बात कर रहे हैं, इसने रोमन एम्पायर के टाइम पे, जब वो बाइजेंटीन एम्परर था, बाइजेंटीन एम्पायर चल रहा था, उस टाइम पे रोम को इसने 3 बार बचाया। As Rome collapsed and the seat of the empire moved to Constantinople, Belisarius was the only bright light in dark time for Christianity. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला था और रोम धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। उस टाइम पे खाली एक ही आदमी था जो पूरे क्रिश्चियनिटी को बचा सकता था, और तब जब कॉन्स्टेंटिनोपल पूरे रोम के ऊपर कब्जा कर रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब पूरा एक एरिया है जिधर पे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। He won brilliant victories at Dara, Carthage, Naples, Sicily and Constantinople. तो बेलिसेरियस ने अलग अलग जगह पे लड़ाई लड़ा और सब जगह पे जीत हासिल किया, और वो भी सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। पहला लोकेशन कौन सा? उसने सबसे पहले लड़ाई किया डारा में, फिर कार्थेज में, फिर नेपल्स में, फिर सिसिली में और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल, सब जगह पे जीत गया। With just a handful of bodyguards against the crowd of tens of thousands, Belisarius saved the throne with an uprising had grown so riotous that the emperor made plans to abdicate. तो बेलिसेरियस ने थ्रोन को इतना ज़्यादा कठिन परिस्थिति से बचाया, ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि सब लोग रिबेलियन कर बैठे थे। मतलब क्या, सब लोग एम्परर को ओवरथ्रो करना चाहते थे और एम्परर भागने के कगार पे था, वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ के जाने वाला था, लेकिन बेलिसेरियस ने फिर भी उसको बचाया। He reclaimed far-flung territories that had been lost for years despite being undermanned and deprived of resources. तो बेलिसेरियस को इतना रिसोर्सेज भी नहीं दिया गया था, इतना ज़्यादा सोल्जर भी नहीं दिया गया था, इतना ज़्यादा आर्टिलरी भी नहीं दिया गया था, मतलब गोला बारूद भी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ऐसे टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करके दिखाया जो आज तक कोई भी टच नहीं कर पाया था, उधर तक भी वो कब्जा करके आया। तो इतना अच्छा जनरल था। He recaptured and defended Rome for the first time since the barbarians had sacked and taken it. All of this before he was 40. तो 40 साल का हुआ, उससे पहले ही उसने बारबेरियन लोग से रोम को बचा लिया और उसने बहुत बार रोम को बचाया। His thanks, he was not given public triumphs. Instead, he was repeatedly placed under suspicion by the paranoid emperor he served, Justinian. तो अभी उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना, इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ बचाया, ऐसी ऐसी टेरिटरी भी उखाड़ के लेके आया जो आज तक कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन इसको बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उल्टा जो एम्परर था जिसके लिए काम कर रहा था, वो एम्परर इसके ऊपर शक करता था कि कहीं ये मेरी गद्दी लेने के लिए तो इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं लड़ाई कर रहा है। ऐसा सोचो कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो वही आपके ऊपर शक कर रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक है। His victories and sacrifices were undone with foolish treaties and bad faith. तो जितना ज़्यादा वो लड़ाई लड़के लेके आता था, फिर उसके बाद ये जो जस्टिनियन करके एम्परर था, ये एम्परर फालतू फालतू ट्रीटी साइन करता था, फालतू फालतू अग्रीमेंट में जाता था, और फिर उसके बाद जितना भी मेहनत ये करके आता था, बेलिसेरियस जितना भी मेहनत करके आता सबको पानी में डाल देता था। मतलब यहाँ से टेरिटरी जीत के लेके आ रहा है, यहाँ से एम्परर उसको वापस दे रहा है, फालतू का।
His personal historian Procopius was corrupted by Justinian to tarnish the man's image and legacy. तो इसने बेलिसेरियस ने अपना खुद का एक हिस्टोरियन रखा था कि बाबा मेरे बाद में मेरा स्टोरी सबको पता होना चाहिए। जस्टिनियन ने इसका जो ये हिस्टोरियन था प्रोकोपियस नाम का हिस्टोरियन था, वो प्रोकोपियस को भी जस्टिनियन जो एम्परर था उसने करप्ट कर दिया, पैसा वैसा देके बोला कि नहीं नहीं, आपके हिस्ट्री में इसको अच्छा इंसान नहीं बुरा इंसान दिखाओ, मेरे को दिखाओ, मतलब मैं तो एम्परर हूँ तो मेरा नाम ज़्यादा होना चाहिए ऐसा। लेटर ही वॉज रिलीव्ड ऑफ कमांड, बाद में उसको बोला गया अब आपको काम करने की गरज नहीं, अब आपको मिलिट्री संभालने की गरज नहीं, आप बैठ जाओ। His only remaining title was deliberately humiliating commander of the royal stable. Oh, and at the end of his illustrious career, Belisarius was stripped of his wealth and, according to legend, blinded and forced to beg in the streets to survive. तो सब कुछ हुआ, उसको बोला गया आज से आप रिटायर हो गए, और उसको बोला गया कि आपका आज से टाइटल क्या है, मतलब आज से आपका काम क्या है, आप रॉयल स्टेबल के कमांडर हो, मतलब जहाँ पे घोड़े लोग को रखा जाता है वो तबेले का आप पूरा संभालोगे। इतना सब कुछ करने के बाद देखो उसको क्या मिल रहा है, तबेला मिला है संभालने के लिए। और प्लस ऐसा बोला जाता है कि इतना बड़ा करियर होने के बाद, इतनी सब लड़ाई जीतने के बाद उसको आखिर में उसका पूरा पैसा छीन लिया गया, और ऐसा बोला जाता है कि उसकी आंखें भी निकाल ली गई, उसको अंधा करके रोड पे छोड़ दिया कि आप भीख मांग के अपना ज़िंदगी सर्वाइव करो। तो इतना सब कुछ किया बेलिसेरियस ने, लेकिन फिर भी क्या मिला, कुछ नहीं। So historians, scholars and artists have lamented and argued about his mistreatment for centuries. Like all fair-minded people, they are outraged at the stupidity, the ungratefulness and injustice that this great and unusual man was subjected to. तो अब जितने भी हिस्टोरियंस है, जितने भी स्कॉलर लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, सब लोग ये इवेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत किया, अपने लाइफ का इतना साल दिया, और एंड में उसको मिला क्या मिला, उसको उसकी आंखें निकाल के बोला गया कि आप रोड पे भीख मांग के खाओ। तो वैसा देखने को मिला। तो इसके लिए जितने भी फेयर माइंडेड लोग हैं वो हमेशा गुस्सा करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कितना स्टूपिड काम था, कितना अनग्रेटफुल काम था कि जिस आदमी ने आपके साम्राज्य को बचाया आपने उसको ही अंधा करके रोड पे छोड़ दिया। The one person we don't hear complaining about any of this, not at the time, not at the end of his life, not even in private later, is Belisarius himself. सिर्फ एक ही आदमी है जिसने बेलिसेरियस के इतने गंदे हालत होने के बाद भी थोड़ा भी कंप्लेंट नहीं किया। वो कौन था? बेलिसेरियस। उसके लाइफ के एंड होने के टाइम पे भी, उसका करियर खत्म होने के टाइम पे भी, उसने अपने प्राइवेट लेटर्स में भी कभी भी ये नाम मेंशन ही नहीं किया कि मेरे साथ गलत हुआ। अब बताओ कितना ह्यूमिलिटी उसके अंदर रहेगा। Ironically, he probably could have taken the throne on numerous occasions, though it appears he was never even tempted. While the Emperor Justinian fell prey to all the vices of absolute power, as is control, paranoia, selfishness, greed, we hardly see a trace of them in Belisarius. तो अगर ऐसा देखने को मिले, वो जस्टिनियन जो एम्परर था वो डरता था कि कहीं बेलिसेरियस मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य हड़प ना ले। वो चाहता अगर बेलिसेरियस तो जितने टाइम था उसको मौका मिलता था, इतना मौका था कि वो कभी भी वो थ्रोन को हड़प सकता था, क्योंकि जस्टिनियन तो ऐसा एम्परर था जो पूरी तरीके से सत्ता की लालच में पागल हो गया था, उसको कंट्रोल चाहिए था, वो पैरानोइया में फंस गया था कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आखिरी मेरा वचन, ये शासन, वो वाला उसका सीन था। सेल्फिश था एक नंबर का, और एक नंबर का लालची था। लेकिन बेलिसेरियस में हम लोग को ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उसके पास पूरा पावर था, वो चाहता था पूरा का पूरा तख्ता पलट सकता था, लेकिन नहीं किया। इन हिज आईज ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब, one he believed was his sacred duty. He knew that he did it well. He knew that he had done what was right. That was enough. तो बेलिसेरियस की आंखों में वो क्या बोलता था कि मेरी नज़र में मैं अपना बस काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ लालच नहीं है, मेरे को थ्रोन वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को साम्राज्य नहीं चाहिए, अब अपना अपने पास रखो। जो मेरा ड्यूटी है, जो मेरा सीक्रेट ड्यूटी है, मेरे को पुश्तैनी ड्यूटी, जो हम लोग उस टाइम पे ऐसा रहता था कि मेरे दादा परदादा भी यही काम करते आ रहे, इस साम्राज्य की सेवा करते आ रहे, तो मेरे को भी इस साम्राज्य की सेवा करनी है। बस मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर पावर है कि मैं पूरा का पूरा एम्परर का कुर्सी खाली करके अपन आज भी बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं बैठने का। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिटी था उसके पास। इन लाइफ देयर विल बी टाइम्स व्हेन वी डू एवरीथिंग राइट, परहैप्स इवन परफेक्टली, येट द रिजल्ट्स विल समहाउ बी नेगेटिव, फेलियर, डिसरिस्पेक्ट, जेलसी और इवन अ रिसाउंडिंग यॉन फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लाइफ में भी अपने साथ ऐसे ही होगा कि हम लोग बहुत कुछ, सब कुछ सही करेंगे, एकदम परफेक्ट करेंगे, सब काम बरोबर परफेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स होगा वो अपने फेवर में नहीं होगा, रिजल्ट्स नेगेटिव होगा, अपने को फेलियर देखने को मिलेगा, लोग अपना इज्जत नहीं करेंगे, लोग अपने से जलन करेंगे, जेलसी करेंगे, और हो सकता है कि इतना सब करने के बाद भी दुनिया अपने सामने ऐसा करते थे, हाँ ठीक है इतना ज़्यादा कुछ किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के अंदर ईगो है। तो वो भी देखने को मिल सकता है।
Depending upon what motivates us, the response can be crushing. This response can be crushing. If ego holds sway, we'll accept nothing less than full appreciation. तो हम लोग को जो भी मोटिवेट करता है वो पता नहीं, सबको अलग अलग चीज़ें मोटिवेट करती है, लेकिन ये जितना हार्श लगे तो भी हार्श हो, लेकिन सुन के ले लो। अगर फेलियर के टाइम पे ईगो ने अपने ऊपर असर कर दिया तो उस टाइम पे हम लोग को अप्रिसिएशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए रहेगा, हम लोग को बस तारीफ 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 के भूखे रहेंगे अपन, और कुछ नहीं। यंग एज में स्पेशली ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मेरे को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बेइज्जती कर दिया तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो वही सेम इधर पे भी है कि ईगो इतना हावी रहता है, मेरे ऊपर भी ईगो इतना हावी है कि मेरे को जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तब तक मेरे को कंटालाते रहता है, मेरे को चाहिए कि अप्रिसिएशन दो, अप्रिसिएशन मांगता है ऐसा। A dangerous attitude, because when someone works on a project, whether it's a book or a business or otherwise, at a certain point that thing leaves their hands and enters the realm of the world. It is judged, it is received and acted on by other people. It stops being something he controls and it depends on them. तो एक डेंजरस एटीट्यूड है अगर हम लोग अप्रिसिएशन की लालच है तो चाहे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस डील कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, एक टाइम ऐसा आता है कि अपने हाथ से कंट्रोल छूट के दुनिया के हाथ में चले जाता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को दिख रहा है, अभी तक दिख रहा था, लेकिन अब दुनिया बोलनी चाहिए कि तू एफर्ट कर रहा है तभी मैं मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। तो वो गलत हो जाता है कि सामने से अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला बोले वाह 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 कितना अच्छा एफर्ट डाला, वो नहीं चाहिए अपने को पता होना चाहिए कि अपन एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे बेलिसेरियस ने बोला था कि मैं तो अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ, मेरे को सत्ता की लालच नहीं है। ओके, Belisarius could win his battles. He could lead his men. He could determine his personal ethics. He could not control whether his work was appreciated or whether it aroused suspicion. He had no ability to control whether a powerful dictator would treat him well. तो बेलिसेरियस के अंदर क्या पावर था, मतलब उसके कंट्रोल में क्या चीज़ था, वो अपना बैटल जीत सकता था, जहाँ लड़ाई करने जा रहे हैं वो अपने आदमी लोग को कंट्रोल कर सकता था। तीसरा वो क्या कर सकता था, वो अपने पर्सनल एथिक्स को कंट्रोल कर सकता था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था कि सामने वाले उसको अप्रिशिएट करेंगे या सामने वाले उससे जलन करेंगे। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था कि जो एम्परर है उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। इसका कुछ कंट्रोल था क्या? नहीं, वो तो एम्परर के कंट्रोल में, एम्परर को जैसा बिहेव करना है वो करेगा। दिस रियलिटी rings essentially true for everyone in every kind of life. What was so special about Belisarius was that he accepted the bargain. Doing the right thing was enough. Serving his country, his God, and doing his duty faithfully was all that mattered. Any adversity could be endured and any rewards were considered extra. तो रियलिटी सब लोग के लिए, जो भी इंसान ऐसा लाइफ जी रहा है कि वो अपना काम कर रहे हैं और अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा रिकग्निशन, उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वो लोग के लिए भी सेम यही स्टोरी अपन हमेशा याद रखना है कि बेलिसेरियस तो वो अगर चाहता तो अप्रिसिएशन के पीछे जा जाता था, लेकिन उसने बार्गेन को एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ उतना बहुत है, मैं अपने कंट्री को सर्व कर रहा हूँ, मैं अपने कंट्री की सेवा कर रहा हूँ उतना बहुत है, मैं अपने गॉड की सेवा कर रहा हूँ उतना बहुत है, प्लस मेरा ड्यूटी जो है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, उतना ही बहुत हो गया। कोई भी एडवर्सिटी आए उसको अपन झेल सकते हैं, ऐसा कौन बोलता था? बेलिसेरियस। और अगर कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा माना जाता है, अपन एफर्ट किए उतना ही बहुत है, अगर रिवॉर्ड मिल गया तो एक्स्ट्रा है, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। विच इज़ गुड, because not only was he often not rewarded for the good he did, he was punished for it. तो ये एटीट्यूड उसका बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो काम अच्छा काम करता था तो उसको रिवॉर्ड तो मिलता नहीं, तो उल्टा उसको पनिशमेंट मिलता था कि तूने अच्छा काम किया तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा होता था उसके साथ। दैट सीम्स गेलिंग एट फर्स्ट। इंडिग्नेशन is the reaction we'd have it happen to us or someone we know. What was his alternative? Should he have done the wrong thing instead? We are all faced with the same challenge in the pursuit of our own goals. Will we work hard for something that can be taken away from us? Will we invest time and energy even if an outcome is not guaranteed? Will the right motives we are willing to proceed with ego? We are not. तो अभी इसके पास भी ऑप्शन था, वो चाहता तो कुछ गलत चीज़ भी कर सकता था, वो चाहता तो वो एम्परर को मार के भगा के अपना खुद एम्परर भी बन सकता था। तो सेम चैलेंज अपने सामने भी होता है कि अगर हम लोग कोई काम में अच्छे हैं, कुछ काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अपने पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि हम लोग अपने से बड़े को, अपने से सीनियर को हटा के उसके कुर्सी पे बैठ जाए। कॉर्पोरेट कल्चर में तो ऐसा ही चलता है कि सब लोग एक दूसरे की कुर्सी छीनने के पीछे पड़े रहते हैं। तो इधर पे हम लोग को सबको भी सेम चैलेंज फेस करने को मिलता है
क्या हम लोग कुछ ऐसा काम कि हम लोग ने बहुत मेहनत किया और उसका रिजल्ट कभी भी हमसे छीना जा सकता है, अगर अपने को ये पता रहे तभी हम लोग उतना ही मेहनत करेंगे क्या, उतना 100% एफर्ट देंगे क्या? क्या अपन उतना ही टाइम और उतना ही एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे अगर हम लोग का आउटकम गारंटीड नहीं है, मतलब फिक्स पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा? अगर हमारे पास अच्छा मोटिव्स रहेगा तो हम लोग प्रोसीड करेंगे, अपन आगे जाएंगे, बोलेंगे मेरे को पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन फिर भी अपन मेहनत करेंगे। लेकिन अगर ईगो रहेगा तो हम लोग आगे जाएंगे नहीं, हमेशा अपन बोलेंगे इतना काम करूंगा तो क्या मिलेगा, इतना काम करने का तो क्या मिलेगा, इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट डाला और कुछ मिला ही नहीं। तो वो ईगो की निशानी रहती है। We have only minimal control over the rewards for our work and effort. Other people's validation, recognition, rewards. So what are we going to do? Not be kind, not work hard, not produce because there is chance it wouldn't be reciprocated. Come on. तो इसने बोला कि हम लोग के पास बस इतना ही थोड़ा सा ही कंट्रोल होता है कि हम लोग अपने एफर्ट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, अपने काम को ही कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एफर्ट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लोगों के वैलिडेशन को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग अपने को कितना, अपने काम को कितना मानेंगे वो नहीं कंट्रोल कर सकते, रिवॉर्ड भी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे? क्या हम लोग काइंड रहेंगे? क्या हम लोग हार्ड वर्क करेंगे? क्या हम लोग प्रोडक्शन करेंगे? और क्या हम लोग ये सोच के कि अरे इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्या अपन रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अपने को एफर्ट डालते रहना चाहिए। Think of all the activists who will find that they can only advance their cause so far. The leaders who are assassinated before their work is done. The inventors whose ideas languish ahead of their time. According to society's main metrics, these people were not rewarded for their work. Should they have not done it? तो अभी वापस अपने को क्वेश्चन दिया है कि सोचो वो एक्टिविस्ट लोग के बारे में जिन्होंने इतना काम किया कि उन लोग का कॉज पूरा हुआ लेकिन लोग को नाम नहीं मिला। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो अपने काम के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको उनका गोल पूरा होने से पहले लोग का डेथ हो गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन्वेंटर्स थे, वो लोग ने बहुत कुछ इन्वेंट किया लेकिन उनका नाम नहीं आया। जैसे निकोला टेस्ला था, उसने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया लेकिन उसका नाम ही नहीं आया। तो इतने सारे लोग थे, सोसाइटी के मेन मैट्रिक्स के हिसाब से वो लोग को तो रिवॉर्ड मिला ही नहीं। तो क्या वो लोग को काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर अपन ईगो के पर्सपेक्टिव से सोच रहे तो नहीं करना चाहिए था क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग एफर्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे तो करना चाहिए था क्योंकि अपने को क्या मिलने वाला है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि मैंने जो सोचा था कि ये अपन करेंगे वो मैंने करके खत्म कर दिया। ठीक है, आगे। येट इन ईगो एवरी वन ऑफ अस हैज कंसिडर्ड डूइंग प्रिसाइजली दैट। तो सब लोग वही सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अपन बातचीत कर रहे हैं, तो अपने बोला नहीं 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 करना चाहिए क्योंकि अपन ईगो के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो सिचुएशन जब आता है तो सबके दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि अगर आउटकम मिलेगा तभी एफर्ट डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। तो वही इस चीज़ से अपने को बचने का है। If that is your attitude, how do you intend to endure tough times? What if you are ahead of the times? What if the market favors some bogus trend? What if your boss or your clients don't understand? तब क्या करोगे? तो वही चीज़ है, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, वो ईगो वाला एटीट्यूड है, तो फिर आप टफ टाइम को कैसे संभालोगे? टफ टाइम के थ्रू कैसे निकलोगे? अगर आप अपने टाइम के अहेड हो, आपका इंटेलिजेंस जो है वो ऐसा है जो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो मार्केट जो है वो दूसरे को, बोगस लोगों को, मतलब फेक लोगों को फेवर कर रहा है, हो सकता है कि आप अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को जो समझाने की कोशिश करें वो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? इफ इन दैट केस इट इज फार बेटर when doing work is sufficient. In other words, the less attached we are to the outcomes, the better. When fulfilling our own standards, is what fills us with pride and self-respect. When the effort, not the results, good or bad, is enough. तो इसीलिए सबसे बेटर काम क्या है कि अपन क्या करते जाए, चुपचाप अपना एफर्ट डालते जाए। जब अपने को आउटकम से मतलब ना रहे कि आउटकम चाहे आए या ना आए, अपने को एफर्ट डालते जाना है, अपने आप को अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे कि मेरे को इतना काम करके ख़त्म करना है। अगर वो चीज़ दिख जाए, अगर वो एटीट्यूड अपने अंदर आ जाएगा तो अपन ईगो से जीत रहे हैं। विथ ईगो दिस इज नॉट नियरली सफिशिएंट। नो, वी नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, वी नीड टू बी कॉम्पेंसेटेड। Especially problematic is the fact that we often get that. We are praised, we are paid, and we start to assume that the two things always go together. The expectation hangover inevitably ensues. तो जब अपने अंदर ईगो आता है, थोड़ा भी अपन अच्छा काम किया, कुछ भी किया, तो रियल लाइफ में कैसा है कि अप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है, पैसा मिलता है। कि अगर आपने अच्छा काम किया आपको पैसा मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या आता है, वो
एक्सपेक्टेशन का हैंगओवर आ जाता है कि यार अगले बार जब काम करूँगा तो अगले बार भी मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, पैसा चाहिए, और इसीलिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। There was an unusual encounter between Alexander the Great and the famous cynic philosopher Diogenes. ये मस्त एनकाउंटर है, इसके लिए अपन बात करेंगे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।